स्प्रिंग एमवीसी। स्प्रिंग एमवीसी के बारे में बहुत जगह पर गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, लेकिन डोंट वरी गाइज, आई एम हियर, सो यू नो नीड टू फियर। मैं आपको बताऊंगा स्प्रिंग एमवीसी के बारे में, और यहाँ पे हम स्पेशली देखेंगे एमवीसी। एमवीसी क्या होता है? कुछ रति महारथी लोग होते हैं जिनके मन में होता है कि एमवीसी का मतलब कोई कोडिंग वगैरह, या फिर जैसे मैंने बहुत लोगों से बात भी की है, कुछ डेवलपर से, तो उन्होंने कहा कि एमवीसी में कोडिंग इस तरीके से होती है, एमवीसी में कोड अलग तरीके से होता है। लेकिन ये सब अफवाह है, डोंट वरी, आज सारी अफवाह को दूर करेंगे। यहाँ पे कोई जादू टोना बाबू शोना नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम देखेंगे किस तरीके से एमवीसी काम करता है और एमवीसी क्या है। ओके, देखो, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ ए एमवीसी। व्हाट इज़ ए एमवीसी? तो यहाँ पे एमवीसी का एक फुल फॉर्म है, जैसे कि एमवीसी इज स्टैंड फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो एमवीसी को मॉडल व्यू कंट्रोलर कहा जाता है, मतलब एम फॉर मॉडल, व्यू फॉर एम फॉर मॉडल, वी फॉर व्यू एंड सी फॉर कंट्रोलर। ठीक है, तो एक्चुअली इट इज़ अ डिज़ाइन पैटर्न फॉर डेवलपिंग अ वेब एप्लीकेशन। तो एमवीसी एक डिज़ाइन पैटर्न है जो कि वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय डिज़ाइन पैटर्न। ओके, तो यहाँ पे व्हाट इज़ मीन बाय डिज़ाइन पैटर्न। डिज़ाइन पैटर्न, ठीक है। तो एमवीसी एक डिज़ाइन पैटर्न है टू डेवलप द वेब एप्लीकेशन। तो डिज़ाइन पैटर्न का मतलब ये होता है कि इट इज़ अ कॉमन सॉल्यूशन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। जो भी हमारा डिज़ाइन पैटर्न होता है, इट इज़ अ कॉमन सॉल्यूशन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ओके, तो जो भी डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं, ये एक प्रकार के सॉल्यूशंस होते हैं, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो सेम उसी तरह का एक डिज़ाइन पैटर्न, ये जो एमवीसी है, एक डिज़ाइन पैटर्न है, मतलब एक कॉमन सॉल्यूशन है वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए बनाया गया है। ओके, तो ये इसका कोडिंग से कोई लेना देना नहीं है, ये जस्ट एक आर्किटेक्चर लेवल पे एक कॉन्सेप्चुअली बनाया गया एक कॉमन सॉल्यूशन है, तो जिसका इस्तेमाल करके वेब एप्लीकेशन बनाए जाते हैं। बहुत सारे फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करके, इसका यूज़ करके, इसके प्रिंसिपल और इसका जो भी आर्किटेक्चर है, स्ट्रक्चर है, इसका यूज़ करके एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम बात करेंगे स्प्रिंग बूट के बारे में। तो स्प्रिंग बूट एमवीसी पैटर्नों को फॉलो करता है। तो जो भी हमारा स्प्रिंग बूट है, वो एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर पैटर्न पे वेब एप्लीकेशन डेवलप करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे अगर आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि विच आर्किटेक्चर पैटर्न फॉलो बाय द स्प्रिंग बूट, तो उस टाइम आपको उनको कहना है कि इट यूज़ द एमवीसी और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन पैटर्न। तो ऐसे अलग अलग डिज़ाइन पैटर्न्स अवेलेबल है, जैसे कि एम है, उसके बाद एमवीसी है। तो अलग अलग तरीके के आर्किटेक्चरल डिज़ाइन पैटर्न है जिसका यूज़ करके आप उस टाइप के एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एम का कोई कंसर्न नहीं है, हम स्प्रिंग बूट के बारे में देख रहे हैं, तो हमें स्प्रिंग बूट में एमवीसी के बारे में पता होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद अभी चलो देखते हैं हम ये एमवीसी का कॉन्सेप्ट किस तरीके से एमवीसी इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो एमवीसी के अंदर जो एमवीसी कहा जाता है, इट इज़ अ मॉडल व्यू कंट्रोलर। यहाँ पे 3 कंपोनेंट होते हैं एमवीसी के अंदर। तो सबसे पहले देखेंगे हम मॉडल के बारे में। तो व्हाट इज़ अ मॉडल? आपको इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है मॉडल क्या है। तो मॉडल मीन्स वो मॉडल नहीं, मॉडल का मतलब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा क्या है। तो जो भी मॉडल होते हैं, मॉडल एक ऑब्जेक्ट होता है जावा के अंदर। जैसे भी हम स्प्रिंग बूट के अंदर एप्लीकेशन बना रहे हो, तो एक ऑब्जेक्ट होता है, क्लास होता है, उसका एक ऑब्जेक्ट होता है, उसी को हम मॉडल बोलते हैं। ठीक है, अब जावा के अंदर तो सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट के ही फॉर्म में है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड।
अभी यहाँ पे मॉडल का कॉन्सेप्ट बनता है उस ऑब्जेक्ट का पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए हम वो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और उसी पर्पस को ये मॉडल डिफाइन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारा मॉडल होता है इट रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ द एप्लीकेशन। तो जो भी हम हमारा एक क्लास होता है उसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसको हम मॉडल कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारे एप्लीकेशन का डेटा उसके अंदर हम स्टोर करके रखते हैं, तो उसी को हम मॉडल कह सकते हैं। उसके बाद मॉडल एनकैप्सुलेट एप्लीकेशन बिजनेस लॉजिक। तो आपका एप्लीकेशन के अंदर आपका जो लॉजिक होता है, आप अलग अलग क्लास के अंदर लिखते हो फंक्शन के फॉर्म में और उसको बाद में यूज़ करते हो, तो उसी को मॉडल कहा जाता है। तो इस टाइप का जो भी क्लास है वो क्लास मॉडल क्लास कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आप बिजनेस लॉजिक लिख कर रख सकते हो और उसको फिर यूज़ कर सकते हो जब चाहे ज़रूरत पड़े तब। ठीक है, तो ये जो चीज़ है उसी को हम मॉडल कहते हैं स्प्रिंग बूट के अंदर, या फिर ये नहीं स्प्रिंग मतलब एनी एमवीसी पैटर्न कोई फ्रेमवर्क फॉलो करता है। तो मॉडल का मतलब यही होता है कि इट्स ऑल रिगार्डिंग टू द डेटा of the your application and business logic of the application। ओके, तो आप जो भी क्लास बनाते हो उसका ऑब्जेक्ट बनाते हो, उसके अंदर एप्लीकेशन रिलेटेड डेटा आप स्टोर करके रखते हो, और उस एप्लीकेशन के रिलेटेड कोई भी फंक्शनलिटी आप बनाते हो उसका जो लॉजिक होता है वो आप उस क्लास के अंदर रखते हो। तो इस तरीके का जो भी क्लास बनाया जाता है उसी को मॉडल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है डेटा परसिस्टेंट। अगर आप कोई ORM टूल यूज़ करते हो जैसे हाइबरनेट है, उसके बाद है आप जावा परसिस्टेंट API यूज़ करते हो स्प्रिंग बूट के अंदर, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्टली सीरियलाइज करके सेव करना चाहते हो किसी परसिस्टेंट मेमोरी लोकेशन के अंदर, तो उस टाइप का जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो मॉडल होता है, तो उसी को हम मॉडल कह सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे टिपिकली मॉडल जो होता है टिपिकली कंसिस्ट ऑफ पोजो प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट एंड एंटिटी दैट मैप टू द डेटाबेस। तो यहाँ पे सेम थिंग है, जो भी हम मॉडल बनाते हैं नॉर्मली वो मॉडल एक जावा का प्लेन ऑब्जेक्ट होता है, उसी को पोजो कहा जाता है। इट्स अ प्लेन ओल्ड ऑब्जेक्ट, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये एक जावा का एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें करते हैं। तो उस ऑब्जेक्ट का यही पर्पज़ होता है कि वो किसी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टोर कर सके, आपके बिजनेस का लॉजिक उसके अंदर लिख सके ताकि आप यूज़ कर सके उसको बाद में, और जो भी आपका ऑब्जेक्ट आप मैप करने वाले हो डेटाबेस के अंदर, तो वो ऑब्जेक्ट जो भी होता है वो मॉडल बनता है। ठीक है, तो मॉडल को हम जावा के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग जावा प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। मतलब इसे सिंपली क्लास जो किसी से इनहेरिट नहीं होता है या फिर किसी क्लास से नहीं बनता है, जस्ट प्लेन क्लास होता है और उसके अंदर हम गेटर सेटर मेथड लिख के उसके अंदर ये सारी चीज़ें करते हैं। तो उस टाइप का जो भी क्लास होता है उसी को कहा जाता है पोजो क्लास। ठीक है, सो आई होप आपको मॉडल के बारे में पता चला होगा, ना कि उस मॉडल के बारे में। ठीक है, अभी नाउ हम देखेंगे सेकंड व्हाट इज़ अ व्यू। सो MVC में व्यू एक कंपोनेंट होता है। ठीक है, अब ये व्यू क्या होता है? सो व्यू रिप्रेजेंट द प्रेजेंटेशन लेयर। तो यहाँ पे जब भी MVC पैटर्न यूज़ होता है तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड एज द सेपरेशन ऑफ कंसर्न। मतलब आप जो भी कंसर्न का मतलब होता है कि रिलेटेड एंटिटीज़। सो जो भी चीज़ आप यूज़ करने वाले अपने प्रोजेक्ट के अंदर आप उसको सेपरेट कर सकते हो लॉजिकली। ठीक है, सेपरेट करने के बाद जैसे कि आपका जो एप्लीकेशन है वो डिवाइड किया जाता है। अगर आपके एप्लीकेशन के अंदर व्यू रिलेटेड कोड है जो कि हम HTML में बनाते हैं नॉर्मली, जो कि ब्राउज़र के ऊपर रन होने वाला है, तो उसको अलग हम बनाते हैं, तो उसी को व्यू लेयर कहा जाता है। ठीक है, तो उसके लिए अलग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है। नाउ तो अगर आपको आपका जो कोड है व्यू रिलेटेड जो कि आपके एप्लीकेशन का व्यू मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस रिप्रेजेंट करता है, तो उस टाइप का जो भी कोड आप लिखते हो किसी फाइल के अंदर उसी को व्यू कहा जाता है। ठीक है, तो व्यू का मतलब ये होता है कि इट रिप्रेजेंट द प्रेजेंटेशन लेयर। मतलब आप कुछ यूज़र इंटरफेस प्रेजेंट करना चाहते हो तो उस रिलेटेड जो भी आपकी कंपोनेंट्स आपने बनाए वाले हैं जिसके अंदर यूज़र इंटरफेस रिलेटेड कोड बनाया जाता है उसी को कहा जाता है व्यू। ठीक है, व्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग द डेटा प्रोवाइडेड बाय द मॉडल टू द यूज़र और व्यू।
ठीक है। तो व्यू का मेन पर्पज़ ये होता है कि व्यू यूज़र इंटरफेस डिस्प्ले करता है ब्राउज़र के ऊपर, क्लाइंट को जो भी यूज़र इंटरफेस हम भेजना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, और उस यूज़र इंटरफेस के अंदर वो कुछ डेटा उसको दिखाना है तो वो मॉडल का डेटा इस्तेमाल करता है। तो ये व्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो कि मॉडल के अंदर हमारा डेटा है उस डेटा को डिस्प्ले करे अपने व्यू के अंदर, और फाइनली क्लाइंट को वो डेटा क्लाइंट को वो व्यू सेंड कर सके, मतलब क्लाइंट को व्यू प्रेजेंट कर सके। सो इस तरीके की जो भी चीज़ें होती है उसी को व्यू कहा जाता है। सो यहाँ पे अगर बात आती है स्प्रिंग बूट की, तो स्प्रिंग बूट के अंदर जो भी व्यू होते हैं हम उसको बनाते हैं यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, जैसे कि थीम लिप। हम थीम लिप का इस्तेमाल करके, थीम लिप भी एक व्यू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है स्प्रिंग बूट के अंदर। ये एक इंजन प्रोवाइड करता है जिसका यूज़ करके हम यूज़र इंटरफेस बना सकते हैं और उसके अंदर मॉडल का डेटा रेंडर कर सकते हैं। उसके बाद स्प्रिंग बूट यूज़ करता है जेएसपी टेक्नोलॉजी का, इसी को हम जावा सर्वर पेज कहते हैं। जेएसपी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी हम यूज़र इंटरफेस बना सकते हैं और उसके अंदर हमारा जो भी मॉडल का डेटा लोड करके यूज़र को डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर अदर टेम्पलेट इंजन्स होते हैं, थर्ड पार्टी टेम्पलेट इंजन्स जो भी है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो भी आपके कंपोनेंट्स है रिलेटेड द यूज़र इंटरफेस और उसके अंदर कुछ डेटा प्रेजेंट करना है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है उसी को व्यूज़ कहा जाता है, ठीक है। तो एमवीसी के अंदर आपका जो एप्लीकेशन है वो मॉडल जो भी बात आती है डेटा की, तो उसके लिए सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। डेटा एंड बिजनेस लॉजिक लिखने के लिए उसी को मॉडल कहा जाता है, वो सेपरेट किए जाते हैं मॉडल के अंदर ना। कुछ प्रेजेंटेशन रिलेटेड कोड है, यूआई रिलेटेड कोड, वो अलग सा लिखा जाता है, उसके लिए अलग टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, तो उसी को कहा जाता है व्यूज़, ठीक है। तो अभी नाउ हम आते हैं कंट्रोलर पे। अभी कंट्रोलर क्या है, तो एमवीसी में कंट्रोलर को रेफ़र किया गया है। तो कंट्रोलर का मेन काम होता है टू गेट द रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट। तो जब भी हमारा कोई एप्लीकेशन हम बनाते हैं स्प्रिंग बूट के अंदर, तो सबसे पहले हमें क्लाइंट से रिक्वेस्ट हमारे एप्लीकेशन को जानी चाहिए। तो जहाँ से इनिशियल रिक्वेस्ट एप्लीकेशन को जाती है, जहाँ से हमारा एप्लीकेशन का कोई फंक्शन वर्क रन होता है, तो उस टाइप का जो भी फंक्शन होता है जो कि रिक्वेस्ट लेने का काम करता है, तो उस टाइप का जो भी क्लास होता है उसी को कहा जाता है कंट्रोलर। तो कंट्रोलर का मेन काम ये होता है कि यूज़र से रिक्वेस्ट लेने का, ठीक है। यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट होता है हमारे सिस्टम के साथ, हमारे एप्लीकेशन के साथ विद द हेल्प ऑफ द कंट्रोलर। तो ऐसा जो भी क्लास है आपका जो डायरेक्टली यूज़र की रिक्वेस्ट ले सके, वो क्लास जो होता है उसी को कंट्रोलर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद एक कंट्रोलर प्रोसेस द इनकमिंग रिक्वेस्ट। तो जो भी रिक्वेस्ट यूज़र से आती है नॉर्मली वो HTTP प्रोटोकॉल के ज़रिए आती है, उसी को हम HTTP रिक्वेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, मतलब रिक्वेस्ट को लेता है, उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस मतलब रिक्वेस्ट रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, जैसे रिक्वेस्ट पैरामीटर्स होते हैं, रिक्वेस्ट का डेटा होता है, जो भी IP एड्रेस, वॉट एवर डेटा सेंड फ्रॉम द क्लाइंट टू सर्वर, तो वो सारी चीज़ें के ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है। तो ये कंट्रोलर का काम होता है। तो कंट्रोलर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। उसके बाद हैंडल यूज़र इनपुट, जो भी यूज़र ने डेटा भेजा है रिक्वेस्ट के ज़रिए, उस डेटा को वो क्या करता है, हैंडल करता है, मतलब उस डेटा को लेता है और क्या यूज़र ने भेजा है और उसको उस डेटा के अकॉर्डिंग क्या ऑपरेशन करने हैं वो तय करता है। उसके बाद है परफॉर्म इंटरेक्शन ऑन डेटा मॉडल ऑब्जेक्ट। अभी जैसे भी हमारी रिक्वेस्ट कंट्रोलर को जाती है, तो कंट्रोलर के अंदर की मेथड एग्जीक्यूट होती है और वो मेथड जो भी रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस करती है और उसको जो चीज़ रिक्वायर है, जैसे मॉडल रिक्वायर है, मॉडल के अंदर कुछ डेटा रिक्वायर है, तो वो डेटा का इस्तेमाल करती है, या फिर किसी मॉडल के अंदर डेटा रखा जाता है, उस मॉडल का यूज़ करके कोई बिजनेस लॉजिक यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोलर करता है, ठीक है। उसके बाद है इट रिटर्न द व्यू नेम टू बी रेंडर्ड अलॉन्ग विद द डेटा दैट नीड टू बी द डिस्प्ले। तो जब फाइनली आपका कंट्रोलर का काम फिनिश होता है, तो फाइनली व्यू का नाम रिटर्न कर देता है, ताकि जिस नाम वो रिटर्न कर रहा है उस नाम का व्यू क्लाइंट के ऊपर लोड हो सके। तो ये होता है कंट्रोलर का काम। तो कंट्रोलर एक्चुअली द मेन माना जाता है, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल होता है क्लाइंट की रिक्वेस्ट लेने के लिए, फिर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके अप्रोप्रिएट
ऑपरेशन क्या करना है वही डिफाइन करता है, और उसके लिए क्या यूज़ करना है जैसे मॉडल या व्यू, उसको प्रिपेयर करके क्लाइंट को रिस्पॉन्स के ज़रिए भेज देता है। ठीक है, तो ये होता है व्यू का काम, कंट्रोलर का काम। अभी हम देखेंगे हाउ एमयूसी वर्क, एमयूसी किस तरीके से काम करता है। तो एमयूसी के अंदर जैसे यहाँ पे ये होता है, मेन होता है हमारा ये कंट्रोलर। ठीक है, तो कंट्रोलर यहाँ पे एक सेट क्लास ही होता है जिसके अंदर हम मेथड लिखते हैं, और उस मेथड को हम, ये क्लाइंट है, उस मेथड को रिक्वेस्ट सेंड करता है, मतलब मेथड को कॉल करता है कुछ सर्विस के लिए। ठीक है, तो जैसे भी ये हमारा क्लाइंट है रिक्वेस्ट सेंड करता है हमारे एप्लीकेशन के अंदर, तो जैसे भी ये पहली रिक्वेस्ट चली जाती है कंट्रोलर को, तो यहाँ पे जो भी क्लास होता है जो रिक्वेस्ट लेता है उसी को हम कंट्रोलर कहते हैं। तो रिक्वेस्ट चली जाती है कंट्रोलर को, और उसी को कहा जाता है HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज ए HTTP रिक्वेस्ट। सो राइट नाउ जैसे भी कंट्रोलर को रिक्वेस्ट चली जाती है, तो कंट्रोलर अपने ऑपरेशन के हिसाब से किस पर्पज़ के लिए कंट्रोलर के अंदर वो मेथड कॉल की गई है, किस पर्पज़ के लिए वो मेथड डिफाइन की गई है, उसके हिसाब से अगर उसको डेटा चाहिए है तो वो मॉडल को कॉल करता है, जो भी मॉडल से डेटा के रिलेटेड उस मॉडल के अंदर डेटा रख सकता है, या फिर मॉडल के अंदर का डेटा निकाल सकता है। ठीक है, ये दो चीज़ कर सकता है। या फिर ये जो कंट्रोलर है उसको कुछ कोड चाहिए, जैसे कि ऑलरेडी बिजनेस लॉजिक हमने लिखा है मॉडल के अंदर, तो उस मॉडल को कॉल करके उस कोड का यूज़ कर सकता है कंट्रोलर। ठीक है, उसके बाद कंट्रोलर को लगता है अगर कोई कंट्रोलर को रिक्वेस्ट आती है तो उसको कोई व्यू भेजना है यूज़र इंटरफेस क्लाइंट को, तो वो इस व्यू को कॉल करता है। तो व्यू को कॉल करने के बाद व्यू प्रिपेयर होता है, और फिर उस व्यू को लोड करके रिटर्न कर देता है, ताकि क्लाइंट उस व्यू को रेंडर करके उसके ब्राउज़र के ऊपर वो यूज़र इंटरफेस दिखा सके। उसके बाद है व्यू, जैसे ये मॉडल है, मॉडल के अंदर मॉडल जो है व्यू के अंदर लोड किया जाता है। ठीक है, तो मॉडल व्यू के अंदर लोड किया जाता है, यही काम कौन करता है, कंट्रोलर ही करता है, ताकि मॉडल का अंदर का डेटा व्यू के अंदर सारा डिस्प्ले हो सके। तो इस तरीके का काम कंट्रोलर ही करता है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका एमयूसी वर्क होता है। ठीक है, तो एमयूसी में पहला होता है कंट्रोलर, मतलब आपकी रिक्वेस्ट वहाँ पे आती है, फिर कंट्रोलर मॉडल को यूज़ करता है, व्यू को यूज़ करता है अप्रोप्रिएट टास्क परफॉर्म करने के लिए और रिस्पॉन्स भेजने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका व्यू क्या होता है, काम करता है। तो ये होता है ये आपका एमयूसी वर्क करता है। ठीक है, तो ये आर्किटेक्चर इस तरीके से काम करता है, और हमारे स्प्रिंग बूट इसी आर्किटेक्चर को फॉलो करके एप्लीकेशन बनाने की फीचर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंट्रोलर यहाँ पे बनाया गया है, ये तो इसी को सेपरेट लेयर कहा जाता है। यहाँ पे ये व्यू बनाया गया है, यहाँ पे ये भी एक सेपरेट लेयर होता है, इसी को सेपरेट लेयर, और यहाँ पे मॉडल होते हैं, इसी को भी सेपरेट लेयर कहा जाता है। सो देयर इज़ 3 डिफरेंट लेयर होते हैं, उसके अंदर कोड बनाया जाता है, लेकिन उस कोड का अलग अलग पर्पज़ होता है, और उस पर्पज़ के हिसाब से इस एमयूसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये एमयूसी के बारे में पता चला होगा कि ये एमयूसी क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे ये है हमारा क्लाइंट। ठीक है, तो किस तरीके से ये काम करता है, और अगले वीडियो में हम इस एमयूसी को इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे कि किस तरीके से ये जो एमयूसी हम यूज़ कर सकते हैं इस पैटर्न को स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाते वक्त। ठीक है, तो और वन मोर थिंग, आपको अगर ये लाइव नोट्स चाहिए आपको, जो हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से नोट्स है जावा के, या फिर जो भी हम वीडियोस बनाते हैं उसके अंदर हमारे बेहतरीन तरह के नोट्स होते हैं, तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस वीडियो में टेलीग्राम चैनल का लिंक हम दे देंगे, उसको ज्वाइन कीजिए, उसके अंदर सारे नोट्स आपको मिलेंगे अगर आपको चाहिए, क्योंकि फोकट का चंदन घिस ले नंदन। ओके, तो मिलते मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।